हेलो दोस्तों, याद होगा आपको आज से 20 साल पहले कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर यह कह के अटैक किया था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर मास डिस्ट्रक्शन वेपन है और इराक में अलकायदा के लीडर्स छुपे हुए हैं जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया था, जिसे कॉमनली हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। आज 9/11 अटैक के 22 साल और इराक इन्वेजन के 20 साल बाद क्या यूएसए को इराक में सो कॉल्ड मास डिस्ट्रक्शन वेपन मिला? आइए समझते हैं। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. These are Arabs who are going to welcome us as liberators. These are dead because you lied! You lied! You lied! You lied! You lied! You lied! सोचिए दोस्तों, एक दिन किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट टीवी पर आकर आपको ये बोले कि आप और आपके बच्चे 48 घंटों के अंदर अपना देश छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? और ख़ास करके तब जब आप उस देश के प्रेसिडेंट या फिर डिक्टेटर हों। ऐसा ही कुछ हुआ सद्दाम हुसैन के साथ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 के कुछ ही हफ्तों बाद अफ़गानिस्तान को चला रही तालिबान को हटा दिया और ख़ुद अफ़गानिस्तान को ऑक्युपाई कर लिया, ये कहकर कि अलकायदा जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था उसे हमने रिमूव कर दिया है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी करने लगती है इराक के ख़िलाफ़। बुश एडमिनिस्ट्रेशन न सिर्फ पूरे अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में ये बात फैलाता है कि अलकायदा के मेंबर्स इराक के अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं और इराकियों को इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के ह्यूमन राइट वायलेशन से बचाना है। अमेरिका के इन्वेजन के बाद लाखों इराकी मारे गए। पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी पर टेररिस्ट का टैग लग गया। पूरी दुनिया मुस्लिम्स को टॉर्चर करने लगी। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, लेकिन मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर वेपन आज 20 साल बाद भी नहीं मिला। करोड़ों लोग ये मानते हैं कि इराक इन्वेजन गलत था। 20 साल से अमेरिकन गवर्नमेंट ये प्रूव कर रही है कि इराक इन्वेजन सही था और अलकायदा के लीडर्स इराक में थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इराक में अलकायदा के इन्वॉल्वमेंट तभी हुई जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया। इराक सिक्योरिटी फोर्सेस कमज़ोर हो गई और मोस्ट ऑफ द इराकी प्लेसेस अमेरिका ने अपने अंडर में ले लिया। जहाँ जहाँ अमेरिकन फोर्सेस थी वहीं वहीं अलकायदा के लिंक्स मिले। सद्दाम हुसैन और उसामा बिन लादेन एक टाइम था जब ये दोनों अमेरिका के लिए काम करते थे मिडिल ईस्ट में। बुश गवर्नमेंट ने इराक को इन्वेड करने के लिए बार बार एक प्रोपेगेंडा चलाया कि इराक और अलकायदा के बीच लिंक है। दोनों मिलकर पूरी दुनिया में अटैक का प्लान बना रहे हैं। इराक इन्वेजन अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी, न सिर्फ इराक के ख़िलाफ़ बल्कि पूरे अरब देशों के ख़िलाफ़। अमेरिका ने अलकायदा के नाम पर बहुत सारे छोटे छोटे मुस्लिम ग्रुप्स को रिक्रूट किया और इसे एक ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ दिया। जब ये ग्रुप बड़ा हुआ तो इसे ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का नाम दे दिया। याद होगा आपको ये वाला झंडा। पूरी दुनिया को इस काले झंडे ने ऐसा डराया था कि हर मुस्लिम आदमी और औरत को टेररिस्ट समझा जाने लगा। ISIS हर रोज़ एक वीडियो रिलीज़ करता था जिसमें वो कभी किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट का सर काट रहा होता था और कभी किसी औरत का गला। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि इराक इन्वेजन को जस्टिफाई किया जा सके। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बुश के बाद ओबामा का क्या कहना था अलकायदा और इराक के बारे में। A direct outgrowth of Al-Qaeda in Iraq that grew out of our invasion, which is an example of unintended consequences. बराक ओबामा ने ISIS को अलकायदा का ग्रोथ बताया, जो कि अमेरिका के इन्वेजन की वजह से हुआ, जो कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे। और वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे सीरियन सिविल वॉर इन इराक, सुसाइड बॉम्बिंग और कार बॉम्बिंग। ऐसा करके शिया मुस्लिम के होली प्लेसेस को उड़ा देना, उन्हें नुकसान पहुंचाना। ISIS इतना बड़ा ग्रुप हो गया कि वो इराक के साथ साथ सीरिया को भी कंट्रोल करने लगा। 2010 के मिड से ये ग्रुप हमेशा हेडलाइंस में रहने लगा कि इस ग्रुप ने हज़ारों लोगों को मारा है, न सिर्फ इराक और सीरिया में बल्कि यमन, सऊदी अरबिया, कुवैत, बांग्लादेश, इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया, फ्रांस, टर्की, बेल्जियम, इंडोनेशिया, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, जर्मनी, सोमालिया, द UK, ईरान, फिलीपींस, स्पेन, अल्जीरिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजीरिया और श्रीलंका। क्या आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा सा ग्रुप
और दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में कैसे अटैक कर सकता है। ISIS कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन अमेरिका को उसे ख़त्म करने में हज़ारों और लोगों को मारना पड़ा। अब मैं बुश की एक क्लिप चलाने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। All those who ask whether the fight in Iraq is worth it. Imagine an Iraq where militia groups backed by Iran control large parts of the country. इस क्लिप में बुश ने कहा कि इराक में जो मलेशियस ग्रुप है उसे ईरानी मिलिट्री सपोर्ट कर रही है। यही सेम वर्ड्स बुश ने बोले थे जब अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था कि अफ़गानिस्तान को सद्दाम हुसैन बैक कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना। अमेरिका और ईरान वैसे तो कभी एक दूसरे से अग्री नहीं होते थे, लेकिन 2003 में सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ईरान ने अमेरिका को फुल सपोर्ट दिया, क्योंकि सद्दाम हुसैन इन दोनों के कॉमन एनिमी थे। ईरानी सद्दाम हुसैन को हेट करते थे क्योंकि सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान के ख़िलाफ़ वॉर छेड़ दिया था, जिसमें सद्दाम हुसैन ने पॉइजन गैस छोड़कर बहुत सारे ईरानी सोल्जर्स को मार दिया था। ये लड़ाई 8 सालों तक चली और इस लड़ाई की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। अमेरिका ईरान और इराक दोनों को वेपन सप्लाई करता था। आखिर में अमेरिका का सपोर्ट ईरान की तरफ हो गया और ईरान इससे खुश भी था, क्योंकि ईरान के पुराने एनिमी सद्दाम हुसैन का अब दी एंड था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। अमेरिका ने स्ट्रांगली ये हिंट दिया कि इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया उसका नेक्स्ट टारगेट है। अफ़गानिस्तान और इराक को इन्वेड करके अमेरिका को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक को इन्वेड करने में 20 सालों में लगभग $4 ट्रिलियन खर्च किया और 40,000 से ज़्यादा अपने सोल्जर्स गंवा दिए। अमेरिका, इराक और अफ़गानिस्तान की वॉर एक पॉलिटिकल स्टंट था। बुश ने भी अमेरिकन्स को नेशनलिस्ट सपने दिखाए, मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज़ का खौफ दिखाया। अमेरिकन्स को ये कह के डराया गया कि अगर मुस्लिम कंट्रीज़ इसी तरह डेवलप होती रही तो वो अमेरिका तक आ जाएंगी और अमेरिका एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। सेम जो हम अपनी कंट्री इंडिया में 2014 से नेशनलिस्ट लेक्चर सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ, दैट इज़ ट्रू। 90s के अमेरिका का नेशनलिज्म और मुस्लिम वर्ल्ड के ख़िलाफ़ हेट हम 20s में इंडिया में देख रहे हैं। सेम पैटर्न है, हेट अगेंस्ट मुस्लिम और इस्लामोफोबिया। उसका एग्ज़ाम्पल है कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसी फ़िल्मों का इंडिया में बनना। अब आते हैं टॉपिक पर। अमेरिकन्स भी नेशनलिज्म और मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट हेट स्पीचेस सुन सुनकर थक गए थे। अब वो भी वॉर के अगेंस्ट हो गए थे, जिसके बाद US में होने वाले इलेक्शन में अब कोई भी लीडर वॉर की बात नहीं कर रहा था, हर कोई पीस की बात कर रहा था, जिसके बाद ईरान पे अटैक के चांसेस 0 हो गए। बुश, जिसकी अप्रूवल रेटिंग 90% थी, उसने सिर्फ 22% की अप्रूवल रेटिंग पर अपनी प्रेसिडेंसी को ख़त्म कर दिया और अमेरिकन्स ने बुश को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या फ़ायदा, तब तक करोड़ों लोग मारे जा चुके थे और एक कम्युनिटी को हमेशा के लिए विलन बना दिया गया था। नो डाउट अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कई सारी कंट्रीज़ में मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए और उनमें से एक थे सद्दाम हुसैन, जो फांसी के तख्त तक अमेरिका को वॉर क्रिमिनल कहते रहे। मुस्लिम्स को पूरी दुनिया में टेररिस्ट की तरह देखा जाने लगा, यहाँ तक कि खुद की अपनी कंट्री में लोग हेट और डिस्क्रिमिनेट करने लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।